राम राम मित्रों, इस समय देश में विचारों की बाढ़ आई हुई है। हर कोई विचार व्यक्त कर रहा है कि ऐसे में क्या करना चाहिए भारत को अपनी सुरक्षा को लेके। जब से पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है धर्म पूछकर, तो मैं इन विचारों की कड़ी में सोशल मीडिया पे आज मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें ये लिखा था कि आतंकवादी और मनुवादी, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक धर्म पूछ के मारता है और दूसरा जो है जाति पूछ के मारता है। और उससे संबंधित फ़ोटो जो इस वीडियो का जो आप देखेंगे फ़ोटो लगी हुई है, वो उसी पोस्ट के साथ लगी हुई। तो मैं यहाँ एक चीज़ तो पहले स्पष्ट कर दूँ कि मनुस्मृति को मैंने विस्तार से नहीं पढ़ा है, आंशिक रूप से ही जाना और समझा और सुना और पढ़ा है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मनुस्मृति कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। हाँ, मोटा मोटा एक चीज़ है कि मनुस्मृति संभवतः यह साबित करने की कोशिश करती है कि जन्म से मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं, यानी जो उच्च जाति के भारतीय लोग हैं वो जन्म से श्रेष्ठ हैं। संभवतः मनुस्मृति में ऐसा कुछ कहा गया है, मैं आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने विस्तार से पढ़ा नहीं है। तो ये जो बात है कि आतंकवादी और मनुवादी, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस वीडियो को आप देखिए। जय श्री राम। कहू अब ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर नहीं कहू, ठाकुर हम छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं कहू चमारन के बाप है ठाकुर। क्या है? चमारन के बाप है ठाकुर हैं? और रहेंगे कैसे रहेंगे? ठाकुर चमारन के बाप है। ठीक है, क्यों ना जाके भाई साहब अपने कब कहने लगा जय श्री राम बोल। जय श्री राम जय श्री राम। कहू अब ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर नहीं कहू, ठाकुर हम छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं कहू चमारन के बाप है ठाकुर। क्या है? चमारन के बाप है ठाकुर हैं? और रहेंगे कैसे रहेंगे? ठाकुर चमारन के बाप है। ठीक है। देखा आपने, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ जो आए थे देश में, तो ये कहा जाता है कि एक पानी की जहाज़ से आए थे। और आप सोचिए उस समय की पानी की जहाज़ कितनी बड़ी रही होगी। संभवतः आज की जहाज़ों की तरह उसमें 10,000 20,000 लोगों की आने जाने की कैपेसिटी नहीं रही होगी, मुश्किल से 100-200 रहे होंगे, 2-4 नावें रही होंगी, 1000-2000 लोग आए होंगे और धीरे धीरे उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। उसके पहले जाइए तो ये जो इस्लामिक आक्रांता है, ये एक तरह के डाकुओं के गैंग थे। अगर आप 70-80 के दशक में जाइए तो भारत में डाकुओं का गैंग हुआ करता था। यही आपके यूपी में, चंबल में अनेकों डाकुओं का गैंग गिरोह हुआ करता था, जिनमें 10-20-50 इकट्ठा हुआ करते थे। वो कुछ भी कर लेते थे। तो ये इस्लामिक आतंकवादी थे, आक्रांता थे, जिन्होंने इस देश को रूल किया सदियों सदियों तक। वो भी डाकुओं के एक गिरोह, एक झुंड थे, एक झुंड मात्र थे, गिरोह मात्र थे। तो आखिर क्या वजह थी? अब यहाँ इसी पे आना पड़ेगा कि इतना समृद्ध देश, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे सुदृढ़ थी, जिसकी सामाजिक व्यवस्था इतनी खूबसूरत थी, जिसकी आध्यात्मिक व्यवस्था इतनी खूबसूरत थी, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत खंडित क्यों हो गया? वो भारत टूटते टूटते इतने छोटे से टुकड़े में क्यों रह गया? कुछ तो कारण रहा होगा। और जहाँ तक विचारों की श्रृंखला में मेरा विचार है, तो वो यही कारण था। यही कारण था कि हमने एक बड़े समाज को जन्म से छोटा समझा, हीन समझा, नीच समझा, कमज़ोर समझा। तो मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी ऐसा भ्रम हो कि वो जन्म से श्रेष्ठ है, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अपनी 2 पीढ़ियों को शिक्षा से और समृद्धि से वंचित कर दीजिए। जिस ढंग से आज के दलित हैं, या फिर 1000 साल पहले के दलित कितने दबे कुचले रहे होंगे। संभवतः जानवरों की तरह पेट भर पाना ही उनके जीवन का उद्देश्य रहा होगा, और उसी में उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया होगा। तो अपनी 2-3 पीढ़ियों को बस आप शिक्षा से और अच्छे स्वास्थ्य से, इन सारी चीज़ों से वंचित कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी 4ठी 5वीं पीढ़ी कितनी सशक्त, कितनी बुद्धिमान होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग हैं जो श्रेष्ठ हैं,
श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने उनको श्रेष्ठ बनाया, वो श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि प्रकृति ने उनको श्रेष्ठ बनाया है, वो श्रेष्ठ इसलिए है कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला, उन्हें सुख सुविधा पाने का अवसर मिला, उन्हें सुरक्षा का अवसर मिला, इस वजह से वो श्रेष्ठ हैं। तो ये जो भारत में जातिवाद है, मैं कहूँगा ये जातिवाद की ही देन है कि इस्लाम भारत में पनप पाया, फल फूल पाया। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ आज देश में हो रहा है या जो कुछ कुछ बीती हुई सदियों में हुआ है कि आपका हिंदू धर्म जो है संकुचित होता गया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद है कि हम बहुत सारे लोगों को जन्म के आधार पर कमज़ोर समझते हैं, अछूत समझते हैं। तो अगर हमें भारत को बचाना है तो इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान पे हमला कर देना सलूशन नहीं है, सारे मुसलमानों को मार देना भी सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि हमारे समाज में जो ये कुरीतियाँ व्याप्त हैं, माय गुडनेस, ये सर्वनाक है। पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं है कि जाति के आधार पे किसी को जो है छोटा समझा जाए, कमज़ोर समझा जाए। कि सिर्फ और सिर्फ हमारे संस्कृति में पनपा, कहाँ से पनपा, संभवतः अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो उत्तर वैदिक काल से, जब से ब्राह्मण संस्कृति हावी हुई, आप कह सकते हैं ये वैदिक संस्कृति पे, तब से इसका उदय हुआ और इसने देश को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कहूँ। दुर्भाग्य है कि आज भी वो कीड़े, वो दीमक समाज को चाट रहे हैं। तो जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में वो कीड़े, वो दीमक आज भी जाति के नाम पे हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। आज की राजनीति आप देख लीजिए, भाई गुडनेस, पूरी की पूरी राजनीति जाति पे बेस हो गई है। जाति से ऊपर हमारे देश में कुछ रह ही नहीं गया है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, मैं तो पॉलिटिकल स्पीच नहीं देना चाहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि भारत को बचाना अगर है तो हमें वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे ये जातिवाद की प्रथा हमारे समाज से खत्म हो सके। अन्यथा हमारे सारे प्रयास निरर्थक जाएंगे और हमारा समाज दिन ब दिन जैसे गिरता गया है, जैसे इसका क्षण होता गया है और क्षण होता जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर इस ब्राह्मण संस्कृति को और फलने फूलने का मौका दिया गया इसी तरह से, तो ये ब्राह्मण संस्कृति इतनी आत्मघाती है कि ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगी सनातन और वैदिक सभ्यता और संस्कृति को। तो विचार करिए, सोचिए। मुझसे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मुझे कह सकते हैं मेरे इन विचारों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।